में राष्ट्रीय सेवा योजना, द नेशनल सर्विस स्कीम, तो जिसके थ्रू मैं राजपथ पे मार्च किया, यानी कि मैं राजपथ पे चली, वो मेरा कंटिजेंट था एनएसएस कंटिजेंट। एनएसएस कंटिजेंट इज द ओनली सिविलियन कंटिजेंट टू march on Rajpath and to present their salute to the first man of India, president of India। तो ये चीज है कि ये एक अपने आप में अकेला सिविलियन दस्ता है जो राजपथ पे चलता है बाकी बाकी आर्मी वालों के साथ, जो कि आर्मी की ट्रेनिंग और उस माहौल में पले बड़े होते हैं, लेकिन हम सिविलियंस वहां जाके उस माहौल में ढलते हैं, सीखते हैं और फिर राजपथ पे चलते हैं। तो एनएसएस की जो स्थापना हुई थी वो 24 सितंबर 1969 में हुई थी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि हमारे देश में बच्चों का विकास जो है वो स्कूल की शिक्षा के साथ ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो उसी स्वप्न को एक मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का विस्तार किया गया था 1969 में। और ये अपने आप में एक मोटो लेके चलती है, नॉट मी बट यू। और यानी कि मैं नहीं, पहले आप। यहाँ पे अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा जाता है। तो जो ऑफिसर्स यहाँ पे, जो फ्यूचर ऑफिसर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही है कि आपको भी अपने जीवन में ये मोटो को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप समाज को सर्विस देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते, तो आपको अपने लिए बाद में और समाज के लिए पहले सोचना पड़ेगा। तो यही मैंने सीखा है एनएसएस से। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी आरडीसी परेड कैंप की, कि एनएसएस के थ्रू आप आरडी में कैसे जा सकते हैं। तो जैसे कि वेद ने पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताई कि ये किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होती है, पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे, देन जोनल लेवल पे, एंड देन फाइनली यू रीच दिल्ली। और दिल्ली में भी वहां पे सिलेक्शंस होते हैं। तो I was one of the blessed person or the most privileged one to march on Rajpath with the full glory of देव संस्कृति विश्वविद्यालय। मैं अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझ पर इतना विश्वास किया कि मैं अपने उत्तराखंड का, अपने डीएसएवी का नेतृत्व वहां न्यू दिल्ली राजपथ पे कर पाऊँ। तो जब आप सल्यूट करते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो वहाँ की वाइब्स होती है, आगे पीछे सारे आर्मी पर्सनल्स चल रहे हैं, बैंड बज रहा है, लेकिन जो तिरंगे की लहराता हुआ तिरंगा आपको आपके सामने दिखता है ना, उसका जो जुनून होता है, वो चाहे फिर आपके पैरों से खून क्यों ना बह रहा हो, या आपके पैरों में छाले क्यों ना पड़े हो, वो कुछ आपको याद नहीं रहता। बस एक चीज याद रहती है, राजपथ पर चलना है, तिरंगे की आन और बान का ख्याल रखना है। तो वही चीज होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि कैसे रिपब्लिक डे परेड कैंप में मैं पहुंची और मैंने वहां क्या सीखा। सबसे बड़ा जो लेसन मेरा वहां था वो यही था कि लाइफ आपको एक अपॉर्चुनिटी एक ही बार देती है। जस्ट ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बार बार मौके आपको नहीं मिलेंगे। तो राजपथ के जब 26 जनवरी थी, सुबह के दिन मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी और मुझे ये कहा जा रहा था कि बेटा आप चल पाओगे तभी आप चलो, नहीं तो आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, 25 दिन मेहनत करिए, 25 दिन या पिछले 4 महीनों से हम सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हैं, बैठने के लिए नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, फीवर है जो भी है, हम चलेंगे राजपथ पे। लेकिन जब वो तिरंगा सामने दिखता है ना, तो चाहे आप 105 डिग्री में बुखार से परेशान क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जुनून, वो जज्बा आपको राजपथ पर चलने पे मजबूर कर देता है। और जब वो आप सलामी मंच के सामने आते हो, तब तो जो जुनून होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया में और इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव ऑन के लिए बोलना चाहूंगी हमारी टीम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, respected Kiran Bedi ma'am, the first IAS officer of independent India, respected Anna Malhotra ma'am, late Anna Malhotra ma'am, and to my right is first woman who led the all men, we can say all men contingent in the army parade for the very first time, Tanya Shergill ma'am। तो मेरा ये क्या मतलब था दिखाने का, तो मैं आपको इस रिप्रेजेंटेशन से दो चीजें कन्वे करना चाहती हूँ। पहली तो ये कि यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, कोई बोल ही
से बात करता है, कोई गोली से बात करता है। ऑफिसर्स अपनी बोली से मुद्दों को सुलझाते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं वो गोली से बात करना जानते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आरडी की बात करूं आप सभी के बीच में, तो ये कुछ नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है, जो लाइफ के मोटिव्स हैं, वो हम सभी के एक ही हैं। बस सोल्जर्स को गोली से बात करना आता है और हम ऑफिसर्स को बोली से बात करना आता है। हम पेपर में बात करते हैं, हम कागजों पे अपनी बातें लिखकर समझाते हैं, प्रपोजल्स पास करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मोटिव हमारा होता है, भारत, अपने देश की सेवा करना। यही मोटिव के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर आप यूनिफॉर्म में हो, चाहे फिर आप एक आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो। तो ये था। और सेकंड जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि दीज थ्री आर द फर्स्ट वुमेन्स इन देयर फील्ड, तो ये था कि आज इस बार हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बट क्या इंडिया एक्चुअली इंडिपेंडेंट है? ये सभी को हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए। ये क्वेश्चन हम सभी के सामने आज भी है। आर वी एक्चुअली इंडिपेंडेंट? आई वुड से नो। वाई? क्योंकि अभी भी हमारा समाज काफी पुरानी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सबसे पहली तो ये कि औरतें घर का चूल्हा चौका बन करने के लिए ही बनी हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। औरतों का जो है, अगर वो चाहे तो अपने हाथ में शस्त्र लेकर सेना का नेतृत्व भी कर सकती है और युद्ध भूमि में जाकर अपना पराक्रम भी दिखा सकती है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया था। और अगर उसे मौका दिया जाए तो वो एक ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर देश का नेतृत्व भी संभाल सकती है। तो यही चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर हम आज इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी महिला को एम्पावर ना करें। विमेन्स आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, यू कैन नॉट एम्पावर वुमेन्स, दे आर ऑलरेडी एम्पावर। बस उनको अपनी भूली हुई शक्तियों का आपको एहसास कराना है कि वो ये भी कर सकती है। Women's, I again repeat, women's are already empowered and I am against the word women empowerment. ठीक है, मैं women empowerment पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि women's are already empowered. उन्हें बस जरूरत है तो याद दिलाने की कि वो क्या क्या कर सकती है। तो अगर आप अपने देश को कोई तोहफा देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि अपनी बहन को, अपने घर में जो आपकी बहन है, आपके फ्रेंड्स हैं, जिनसे भी आप कांटेक्ट में हैं, उनको मोटिवेट करिए कि वो भी आगे बढ़े और अपने देश के लिए आगे आकर बढ़ चढ़कर योगदान दे। यही असल गिफ्ट होगा हमारी 75वीं आजादी की वर्षगांठ का। और आने वाले 25 सालों में जब हम 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो हमारा जो रेशियो होना चाहिए मैन और वुमेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया उसमें इक्वल होना चाहिए। दिस वुड बी द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू इंडिया इन द नेक्स्ट अपकमिंग 25 इयर्स ऑफ जर्नी। तो यही मोटिव था मेरा। और लास्ट बात मैं सिर्फ एक लाइन बोलकर एंड करना चाहती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। वो ये थी कि एक बच्ची अपने पापा से पूछती है, जब वो ग्रामर पढ़ रही होती है, कि पापा ही और शी में क्या डिफरेंस है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा ही मतलब पुरुष, मैन, एंड शी मीन्स सुपीरियर टू ही। अगर ये शिक्षा आप अपने बच्चों को देंगे ना, बिकॉज शी स्टैंड्स फॉर सुपीरियर टू ही, क्योंकि वो शक्ति है जो पुरुष को पुरुष बनाती है। तो जब आप ये थॉट्स, जैसे हमने शुरुआत में ही सबकॉन्शियस माइंड की बात करी, सबकॉन्शियस माइंड इज मेड अप ऑफ बिलीव्स एंड इमोशंस। तो आपको ये बिलीव बदलने की जरूरत है कि शी एंड ही इज एक्चुअली इक्वल, एंड इफ समवन इज सुपीरियर देन शी इज सुपीरियर। ये बिलीव हमें समाज को देने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्राफ्ट अ न्यू सबकॉन्शियस माइंड to serve the nation, to serve the society, and this would be the best gift for 75 years of independence. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Pranam. थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आपने अपनी जो यात्रा है वो हम सभी के साथ साझा किया। बहुत ही शानदार आपकी यात्रा थी।